हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सन 2013-14 यूपी टेट के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के 30 सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि प्राइमरी लेवल के होंगे। हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है अली के जरिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि हबीब की अरबी जमा होगी। दोस्तों, हबीब के माना क्या होते हैं? हबीब के मानी दोस्त होते हैं। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हबीब खुदा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुदा के दोस्त थे। तो दोस्तों, हबीब जो लफ्ज़ है इसकी अरबी जमा क्या होगी? अहबाब होगी। अगला सवाल है कि जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यानी कि अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूं तो एलिमेंट्री लेवल में अगर आप बच्चों के लिए निसाब तैयार कर रहे हैं, वो भी लैंग्वेज का सिलेबस बना रहे हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो। दूसरा है कि निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल हों। तीसरा है कि निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर मुतअल्लिक हो। और चौथा है मज़कूरा बाला तीनों। तो दोस्तों, जब भी आप बच्चों के लिए निसाब बनाएं, सिलेबस बनाएं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस बच्चों की जो नफ्सियात है, जो उनका मानसिक स्तर है, उसके मुताबिक होना चाहिए। और साथ ही साथ निसाब ऐसा होना चाहिए जिसमें लिसानी और तसव्वुराती यानी कि भाषाई और मानसिक दोनों तरह के मवाद उसमें शामिल हों। और साथ ही साथ निसाब ऐसा भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक जीवन से संबंधित हो। यानी कि मज़कूरा बाला तीनों, यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि बच्चों के ज़हनी किरदार के इर्तिका में कौन सा उनसुर एक फ़िआल किरदार अदा करता है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का संवेगात्मक विकास हो, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, तो उसमें क्या एक अहम रोल निभाएगा? क्या वो विरासत यानी कि वंशानुक्रम है, या फिर माहौल यानी कि वातावरण है, या फिर विरासत और माहौल यानी कि इन्वायरमेंट एंड हेरेडिटी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, या फिर स्कूल है? तो दोस्तों, बच्चों के ज़हनी इर्तिका में जो उनसुर सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाता है वो हमारा विरासत और माहौल यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल के दर्ज झेल में सिफत निस्बती तलाश करें। सिफत निस्बती क्या होता है? दोस्तों, ऐसे सिफत जो किसी जगह की वजह से या फिर किसी मुल्क की वजह से निस्बत से वो सिफत बन जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3 लड़के, 5 शेर खीर, खूबसूरत परिंदा और कश्मीरी साल। तो इन चारों में जो कश्मीरी साल है वो सिफत निस्बती है, क्योंकि जो शाल है उसकी निस्बत किससे दे दी गई है? कश्मीर से दे दी गई है। इसी तरह हिंदुस्तानी औरतें, औरतों की निस्बत हिंदुस्तान से, ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेटर, अमरीकी जो है साइंसदान। तो यहाँ पे कोई न कोई जगह से अगर किसी भी चीज़ की निस्बत दे दी जाती है तो वो सिफत निस्बती कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल यह है कि नज्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? यानी कि कौन सी सिन्फ है जिसमें कि दास्तान बयान की जाती है, दास्तान के जैसे किस्सा और कहानी बताया जाता है? तो दोस्तों, मसनवी एक ऐसे सिन्फ है जिसमें किसी किस्सा को सिलसिलावार बताया जाता है। जैसे आप मीर हसन की मसनवी शेरुल बयान की बात करें तो उसमें एक इश्किया किस्से को बताया जा रहा है, वो भी लगातार दास्तान के जरिए। तो नज्म में जो दास्तान से सबसे ज़्यादा करीब सिन्फ है वो हमारी मसनवी है। अगला सवाल ये है कि हाथ पीले करना, मुहावरा है हाथ पीले करना, इस मुहावरा की क्या मीनिंग है? तो दोस्तों, क्या इसकी मीनिंग हाथों को रगना है, या फिर हाथ को हल्दी लगा देना है, या फिर हाथ पीले हो जाना, या फिर शादी करना? तो अक्सर आप लोगों ने बुजुर्गों से ये मिसाल सुनी होगी कि बेटी या फिर बेटा बहुत बड़ा हो गया है, सियाना हो गया, अब इसके हाथ पीले कर देनी चाहिए, यानी कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो हाथ पीले करना मुहावरे का मतलब है शादी कर देना। अगला सवाल है कि ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है? तो दोस्तों, क्या वो फाइल है,
इस्म है, ज़मीर है या फिर सिफत है। दोस्तों यहाँ पे जो ऊंचा है वो क्या है, सिफत यानी कि एडजेक्टिव है। अगला सवाल है कि जूता का लफ्ज मुअन्नस लफ्ज क्या होगा। दोस्तों जूता जो है बहुत आसान सा लफ्ज है, इसका जो मुअन्नस हो जाएगा वो जूती हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में कौन सा मुहावरा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में एक जो है वो मुहावरा नहीं है। पहला है लाल पीला होना, तो जी हाँ दोस्तों ये तो मुहावरा है, इसका मतलब है गुस्सा होना। दूसरा है बाग बाग होना, बहुत खुश हो जाना, ये भी मुहावरा है। और तीसरा है अंगूर खट्टे होना, यानी कि उम्मीद पे पानी फिर जाना, तो ये भी मुहावरा है। जबकि आम खाना ये मुहावरा नहीं है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुरेज किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों जो गुरेज है वो हमारा कसीदा से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है कि ईंट से ईंट बजाना ये मुहावरा है, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों सन 2013-14 में 3 सवाल मुहावरे से ही पूछ दिए थे। ईंट से ईंट बजाना ये जो मुहावरा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बर्बाद करना। जैसे कहते हैं ना, अगर हमारी जंग पाकिस्तान से हो गई तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि रानी केतकी की कहानी, बहुत ही मशहूर और मारूफ कहानी है रानी केतकी की कहानी, ये कहानी किसकी है। तो दोस्तों ये कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखी थी। अगर मैं मीर अमन की बात करूं तो इनकी फेमस किताब का नाम है बागो बहार। अगर रजब अली बेग सरूर की बात करें तो इनकी किताब का नाम है गुज़िश्ता लखनऊ। अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो इनकी किताब का नाम है आबे हयात। तो यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया, हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपसे सवाल आ जाएं तो आप बिल्कुल गलत ना करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। पहला है इब्नुल वक्त, तो जी नहीं दोस्तों, इब्नुल वक्त मुंशी प्रेम ने नहीं बल्कि मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा था। मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त और बहुत सारे ऐसे नावल किसने लिखे, मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखे। और मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार भी तस्लीम किया जाता है। उमराव जान अदा की बात करें तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है। फिरदौस बरी जो है वो अब्दुल हलीम शरर का है। और जो गौदान है यही जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नावल है। गौदान, गबन, मैदान अमल, ये सब उनके नावल है। और उनके अफसाने की बात करें तो कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये सभी क्या हैं, ये सभी उनके अफसाने हैं। अगला सवाल ये है कि आगा हश्र काश्मीरी किस सिन्फ़ अदब के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों जो आगा हश्र काश्मीरी थे वो ड्रामा निगारी के लिए मशहूर थे। आगा हश्र काश्मीरी को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर भी किस लिए मशहूर थे, ड्रामा के लिए मशहूर थे। अगला सवाल कि अल्लाह की तारीफ में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं। कई बार सवाल रिपीट हो चुका है ये वाला सवाल कि अल्लाह की तारीफ में जो नज़्म लिखी जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं। अगला सवाल ये है कि तू है शाहीन परवाज़ है काम तेरा, तू है शाहीन परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये जो शेर है वो किसका है, तो ये शेर फैज़ अहमद, फैज़ नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल का है। जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल का ये शेर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये जो अशार हैं वो किसके हैं, अल्लामा इकबाल के ही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि किस शायर के लिखे हुए खतूत उर्दू नस्र का शाहकार माने जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा कि जिसने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी कि वो हज़ारों कोस बज़रिया कलम बात किया करता था, हिज्र में विसाल का मज़ा लिया करता था, वही शायर है जिसके खतूत को उर्दू नस्र का शाहकार माना जाता है। उसके खतूत के 2 मजमू हैं, एवद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। अब तक आप लोगों ने आंसर पा लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के खतूत को उर्दू नस्र का शाहकार माना जाता है। अगला सवाल है कि उर्दू का मशहूर नावल उमराव जान अदा किसने लिखा। तो मैंने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया था, उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा था। इस नावल में हिंदुस्तान की तहज़ीब की झलकियाँ देखने को, हिंदुस्तान के लखनऊ की तहज़ीब की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है। यहाँ पे 4 कौल हैं,
जो कि सीखने के अमल से रिलेटेड है। इनमें से एक उससे संबंधित नहीं है। पहला है कि सीखना एक नागुरेज और मुसलसल अमल है। जी हाँ दोस्तों, जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया सीखना, यानी कि ये वाला जो सीखने से संबंधित जो कथन है वो सही है। दूसरा है सीखना किसी मकसद के ताबे है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आप एम लेके चलते हैं तो आपका सीखना इफेक्टिव होता है, तो ये भी सीखने से मुताल्लिक सही है। तीसरा है कि सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कीलो तामीर का मुअस्सिर ज़रिया। जी हाँ दोस्तों, सीखने के ज़रिए आप अपनी तरक्की भी कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को बेहतर शेप भी दे सकते हैं, तो ये भी सीखने से संबंधित सही। जबकि यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है कि तालीमी इदारे में ही सीखने का अमल वाक़ हो सकता है या फिर तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल हासिल किया जा सकता है, ये सीखने से संबंधित सही नहीं। क्योंकि आप सीखना तो कहीं पे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सीख रहे हैं, आप घर पे बुज़ुर्गों से, मार्केट में चलते हुए आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही सीखें, तो ये सीखने से संबंधित सही नहीं है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि छोटा मुंह बड़ी बात, फिर से मुहावरा आ गया, छोटा मुंह बड़ी बात। ये जो मुहावरा है उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, हैसियत से ज़्यादा बोलना इस मुहावरे का मतलब है। अगला सवाल है कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इस जुमले में ज़माना है। दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है, कह रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर को हम लोग उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। अगला सवाल है कि हुक्म की जमा बताइए। दोस्तों, हुक्म की जमा क्या होगी? दोस्तों, हुक्म की जमा होती है अहकाम। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो इसका कायम सन 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी जो हिंदुस्तान की मायानाज़ किताबें थी उनका उर्दू आसान ज़बान में तर्जुमा करवाया था। उसी ज़िम्न में इन्होंने बागो बहार जो कि किस्सा चार दुर्वेश का तर्जुमा था, उसको मीर अमन के द्वारा लिखवाया था। और शेख सादी की जो गुलिस्तान सादी थी उसको भी मिर्ज़ा शेर अली अफसोस ने उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया था। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई थी? दोस्तों, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बात करें तो तरक्की पसंद जो अंजुमन थी इसका क़याम लंदन में हुआ था। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद और बहुत सारे हिंदुस्तानी तुल्लाब के ज़रिए। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सन 1935 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसकी जो सदारत किए थे वो मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। अगला सवाल कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं? लिखे पढ़े को हम लोग आलिम कहते हैं, अनपढ़ को जाहिल कहते हैं। आलिम और जाहिल क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि मुतजाद हैं। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद है। अगर आप एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो हम बच्चों को ज़बान की तालीम जो देते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू और इदराकी पहलू की सलाहियत बहम पहुँचाना। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों के अंदर मंतकी और इस्तिदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों के अंदर छिपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना। और चौथा है कि ज़बान की इब्तिदा नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिस से बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो प्राइमरी क्लासेज में बच्चों को ज़बान सिखाने का मकसद यही है कि हम ज़बान की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की के जो मुख्तलिफ मदारिस हैं उनसे बच्चों को वाकिफ़ कराएं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि बच्चों की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे, किस ज़बान में पढ़ाएंगे? क्या आप इलाकाई ज़बान में पढ़ाएंगे, मादी ज़बान में, गैर मुल्की ज़बान में, या फिर क्लास की ज़बान में? तो दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में क्या चीज़ लेके आते हैं? मादरी ज़बान ही तो लेके आते हैं। वो घर पे अपने फैमिली मेम्बर से वो अपनी मातृभाषा सीखते हैं। तो जब आप बच्चों को मातृभाषा में तालीम देंगे, मादरी ज़बान में उनको एजुकेशन देंगे, तो उससे उनका जो सीखने की जो सलाहियत होगी वो बहुत तेज़ बढ़ेगी और जो कुछ वो सीखेंगे वो प्रभावशाली होगा। यानी कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया जो है वो मादरी ज़बान को करार दिया जा सकता है।
अगला सवाल कि हर मौका पर बतौर सनद या ताईद किस सिन्फ के अशार पढ़े जाते हैं। दोस्तों किसी की तारीफ अगर लेनी होती है तो या फिर सनद या ताईद लेनी होती है तो किस सिन्फ के अशार पढ़े जाते हैं। दोस्तों पढ़े जाते हैं कसीदा के अल्फाज। इसमें बड़े बड़े जो रईस होते हैं, बादशाह होते हैं, उनकी तारीफ में अशार होते हैं, उसी को कसीदा कहते हैं। अगला सवाल गज़ल का हर मजमून कितने मिसरों पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों गज़ल का जो हर शेर होता है वो अपने आप में मुकम्मल होता है और गज़ल के एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं। तो हमारा 2 सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शब का मुतज़ाद क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। शब के मानी क्या होती हैं, रात। रात का उल्टा क्या होगा, दिन। तो दिन को हम लोग क्या कहते हैं, दिन को हम लोग रोज़ कहते हैं। रोज़ मीन्स गुलाब नहीं, रोज़ मीन्स दिन। तो यहाँ पे आपने 30 सवाल जो कि सन 2013-14 यूपी टेट के इम्तिहान में पूछे गए थे उनको जान लिया। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल नया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को तरक्की बख्शिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। यूपी टेट के लिए उर्दू की तैयारी कराने की मैं आपकी पूरी ज़मानत लेता हूं और दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके 25 से भी ज़्यादा उर्दू में नंबर आ जाएंगे और सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा जो होंगे वो उर्दू में ही होंगे। क्योंकि अगर आप जितनी मेहनत से मैं आप पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।